हेलो रीडर्स, आज हम इस वीडियो में ऐसी किताब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कम से कम इतनी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी जितनी कि 1000 किताबों को पढ़ने के बाद होती है। इसके ऑथर ने बहुत गहराई से उन चीज़ों पे फोकस किया है जिसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है लेकिन उनका फायदा नहीं हो पाता है। यानी कि हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लेकिन उनमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट्स बेकार चला जाता है क्योंकि हम उन सब्जेक्ट्स को सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने या अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक पॉइंट पे जाकर एहसास होगा कि आपने अपना कितना टाइम वेस्ट किया है। आपने वो इंग्लिश लाइन सुनी ही होगी, ओल्ड इज गोल्ड। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको इसका सही मतलब पता चल जाएगा। इस किताब को 1934 में लंदन से पब्लिश किया गया था और इस बुक के ऑथर लाला हरदयाल साहब ने इसे लिखने से पहले कई सारे सब्जेक्ट्स को सालों तक पढ़ा और उसके रूट यानी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है। और आप ये समझ सकते हैं कि ये किताब उन हजारों किताबों का निचोड़ है और ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप उन सब नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम दुनिया के धोखे भरे जिंदगी से बच जाएंगे। इस किताब का नाम हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर है। वैसे ये नाम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें इस किताब में वैसे वैसे पॉइंट मिलेंगे जिसको हम अगर अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पे कर ले तो हम अपने अंदर की आत्मा को अलर्ट कर सकते हैं और लोगों के बहकावे से बच सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि लाला हरदयाल साहब ने इस बुक के शुरुआती पन्ने में हमसे ये कहा है कि मैंने पूरी कोशिश की है उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की जो बिना कुछ सोचे समझे हर किसी की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि उनकी जिंदगी में इन सब चीजों का कोई काम नहीं होता है और ज्यादातर लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं। ऑथर कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि लोगों की सुनी हुई, जी हाँ मैंने कहा सुनी हुई बातों पे यकीन कर लेते हैं क्योंकि कहने वाला बहुत बड़े पोस्ट पे होता है और खुद अपने माइंड और पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को तो सिर्फ पूरी जिंदगी के लिए अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना होता है, इसलिए बाकी चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं। लेकिन आज के समरी में आप बहुत अलग सीखने वाले हैं। और ऑथर ने एक जगह बड़ी अजीब बात कही है और चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बुक के पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग मुझे गालियां या क्रिटिसाइज करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसके जवाब तक पहुंचने के लिए आपको पूरी समरी देखनी होगी। और उन्होंने एक अच्छी बात भी कही है, अगर इस किताब को पढ़ने से एक इंसान की जिंदगी में लीस्ट डिग्री में यानी छोटी सी भी इम्प्रूवमेंट आती है तो मैं खुद को कामयाब या सम्मानित समझूंगा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर आजकल के यंगर जनरेशन पे फोकस करता है। अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें आपको उन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाए जिनको करके 80% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते जा रहे हैं, हर उस इंसान को 4 एस्पेक्ट्स पे काम करना चाहिए। जो मेरे हिसाब से ये 4 एस्पेक्ट्स उनकी जिंदगी में ना हो तो उनकी जिंदगी अंधे घोड़े की तरह हो जाएगी जिसका लगाम किसी गलत आदमी के पास होगा और वो आपको जिधर भटकाना चाहे भटकाता ले चला जाएगा। इसलिए आपके लिए इन 4 एस्पेक्ट्स को समझना बेहद जरूरी है। ग्रेट लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, एस्थेटिक और इथिकल। यानी इंटेलेक्चुअल कल्चर, फिजिकल कल्चर, एस्थेटिक कल्चर और इथिकल कल्चर। और यही 4 डिफरेंस फेसेस हैं जो अधूरी जिंदगी को पूरी करती है। और आज इस समरी या वीडियो में हम इन 4 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आप हमारे चैनल रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस तरह का ज्ञान आपको कोई क्लास में नहीं देता है। समरी शुरू करने से पहले हमें इसके ऑथर के बारे में कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जैसे किताब के ऑथर का पूरा नाम लाला हरदयाल सिंह माथुर था, जिनका जन्म भारत के पंजाब में हुआ था। बड़े होने के बाद ये इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन बने कि उन्हें 2 अलग स्कॉलरशिप मिले जिससे दयाल साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। और उस वक्त एक ग्रेट पर्सन स्वामी रामा तीर्था ने उनके लिए एक ऐसी बात कही जो आज भी उनकी ग्रेटनेस यानी महानता की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि हरदयाल सिंह जैसे ब्रिलियंट और इंटेलेक्चुअल इंसान आज तक अमेरिका के सरजमीन पर कदम नहीं रखा है।
जो इंसान स्पिरिचुअल माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पे जा पहुंचा था। और इसी सिलसिले में जिस एस्पेक्ट का जिक्र किया गया है वो है इंटेलेक्चुअल कल्चर। क्या आपको पता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट होने के 5 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहला न्यूबॉर्न, सेकेंड इन्फेंट, थर्ड टोडलर, फोर्थ प्री स्कूल और स्कूल स्टेज। और इसी तरह रिसर्च करने वालों ने बताया कि किसी भी ह्यूमन की ब्रेन डेवलपमेंट 25 ईयर्स तक पहुंचने तक रुक जाती है। और क्या आप जानते हैं कि इस बात से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र निकल गई है, और सीखना शुरू करने से पहले ये लाइन बड़े गर्व से कहते हैं कि अब तो मेरा दिमाग मोटा हो गया है, फिर वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन इसको डीपली से नहीं समझते हैं। माना कि 25 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है, लेकिन इस बात को याद रखें कि आपकी बॉडी की नीड या फंक्शन नहीं रुकती है, बल्कि ये हमेशा काम करने वाला है। जब तक कि आपकी सांस चल रही हो तो उसे सही तरीके से यूज करने के लिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करते रहें और जितना पॉसिबल हो सके नॉलेज अपने ब्रेन में डिपॉजिट करते रहें। ऑथर कहते हैं कि हमारे बॉडी में एक ही ब्रेन होता है जो हमारे माइंड का एक फिजिकल ऑर्गन है, जिसने हजारों सालों से हमें जानवरों और इंसानों से अलग बनाया है। हालांकि कई ऐसे एनिमल हैं जिनके सेंस ऑर्गन्स इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। द ईगल, द एंट, द डॉग, इन सब के पास इंसानों से ज़्यादा पावरफुल सेंस होते हैं। जैसे कि एक डॉग चीज़ों को बहुत दूरी और डीपली से स्मेल कर सकता है, बट ऐसा होने के बावजूद भी वो बाकी फील्ड में ज़ीरो होते हैं, क्योंकि उनके पास इंसानों जैसी इवॉल्व्ड ब्रेन नहीं होती है या हायर इंटेलिजेंसी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हायर इंटेलिजेंसी तक दुनिया के 80% से ज़्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब सवाल है कि वहां आपको कैसे पहुंचना है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। इन सब का जवाब आपको आने वाले चैप्टर से पता चलता जाएगा। नॉलेज और सेल्फ कल्चर हमें दी हुई एक ब्लेसिंग की तरह है, और अगर आपने इसको नहीं इम्प्रूव किया और खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया तो पॉलिटिकल डेमागोगी और रिलीजियस सुपरस्टिशन यानी फॉल्स बिलीफ की जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और आप उन सेल्फिश रिलीजियस ठेकेदारों के हाथ सुपरस्टिशन की जाल में फंसते चले जाएंगे। और ऐसा करने वाले वही लोग होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे किसी की बात पे भी आसानी से आ जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और मेरा मानना है ज़्यादातर लोग फ्री यानी आज़ाद और बुद्धिमान है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे साथ भी ऐसा है? तो आने वाले बातों से आप खुद को रिलेट करके देख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी उन पतंगों की तरह है जिनकी डोरी या तो किसी पॉलिटिकल पावर के हाथ में होती है या किसी ढोंगी के हाथ में, या तो वैसे लोगों के हाथ में जिनसे वो सवाल करने में डरते हैं। और क्या आपको पता है कि इनका मेन रीज़न उनका साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बाकी अदर सब्जेक्ट का या बाकी अदर सब्जेक्ट्स में इग्नोरेंस होना होता है, यानी वो इन सब्जेक्ट को सही ढंग से पढ़ते ही नहीं। इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। हाँ, उनमें आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम स्पेशलिस्ट लोगों का होता है। आपको बस बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ के हर सब्जेक्ट को सही ट्रैक पे ला सकोगे। जिस तरह लेसिंग कहते हैं, द एम ऑफ नॉलेज इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज नीड ऑफ सोल, यानी नॉलेज का रास्ता हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है और सच्चाई ही हमारी असल नीड है। जैसे डेली आप अपनी बॉडी को कई बार खिलाते हो तो फिर अपने ब्रेन को भूखा क्यों छोड़ देते हो? जबकि सारी बॉडी उसके ही इशारे पे काम करती है। तो आपको उसका पेट भरने के लिए रोज एक टाइम सेट करना चाहिए और उसमें अब से हर सब्जेक्ट की नॉलेज डालना शुरू करो। और ऑथर ने यहाँ आपको एक टिप भी बताया है। ऑथर बताते हैं कि आपको एक डायरी बनानी चाहिए जिसमें किताबों के टाइटल को लिखो, और किताबें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। बस मार्केट से कुछ सेकंड हैंड बुक खरीद लाओ या किसी लाइब्रेरी से लेकर पढ़ना शुरू करो। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना कि उस बुक को लौटाना भूलना नहीं। जिंदगी में कामयाब होना है तो J.R. ग्रीन की तरह सोच पैदा करो, जिन्होंने लिखा कि मरने के बाद मेरे बारे में लोग कहेंगे कि वो सीखते हुए दुनिया से गया। तो ऐसे लाइंस खुद के लिए तैयार करवाओ। वैसे मेंटल सेल्फ कल्चर के पीक तक पहुंचने से पहले तुम्हें 2 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी
जिसे आपको ओवरकम करना होगा। पहला, देखो ज्यादातर मेन एंड वीमेन मनी माइंडेड होते हैं, यानी वो उन चीजों को सीरियस लेते ही नहीं जो उन्हें इंस्टेंटली पे नहीं करता हो, और वो सोचते हैं कि किताबों के नॉलेज को अगर मैं कैश में कन्वर्ट ना कर सकूं तो ये एक फुलिश एक्ट होगा। और क्या आप जानते हैं कि वैसे लोगों का एम सिर्फ मटेरियल प्रोस्पेरिटी जमा करना होता है, और इस सोच में पुअर के साथ साथ रिच लोग भी फंसे होते हैं। लाला हरदयाल कहते हैं कि एक बार एक ओल्ड वुमेन ने मुझसे कंप्लेन किया और बताया कि मेरे बेटे की बड़ी बुरी आदत है, वो पता नहीं क्यों कुछ सस्ती किताबें खरीद लाता है और उसमें अपने पैसे को बर्बाद कर रहा है, और इस माइंड के लोग शायद अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाएं, पर ऐसे लोगों को सिर्फ गोल्फ, चेस और माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में पता होता है, जहां वो अपने पीछे खाने का सामान छोड़ देते हैं लेकिन उस जगह के बारे में कुछ सीखते नहीं। दूसरा, इसका दूसरा रीजन ये है कि बहुत सी ऐसी थ्योरीज और डॉगमाज हैं जिसने लोगों के दिलों को पत्थर बना दिया है। उनके पास कान हैं लेकिन सुनते नहीं, उनके पास आंख है लेकिन देखते नहीं, और उनके पास दिमाग है लेकिन गौर नहीं करते हैं। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि गौतम बुद्ध की सिखाई हुई बातों को बहुत से लोग मानते हैं, जिसमें उन्होंने मोरालिटी, मेडिटेशन और मॉन्करी के बारे में बातें की हैं, लेकिन उन्होंने कभी साइंस, हिस्ट्री, आर्ट और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट को वैल्यू ही नहीं दिया है। इसलिए हमें हर सब्जेक्ट को एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए पढ़ना चाहिए, जैसे साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंपैरेटिव रिलीजन, एथिक्स, पॉलिटिक्स और अदर्स। अब कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमने तो ये सब पढ़ रखा है, इसमें क्या नया है। तो इस बुक के ऑथर ने सारे टॉपिक्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी सारी बातें समझ आएगी। कई लोग साइंस को डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइंस हमें नेचर में चेंजेस कैसे होते हैं और चेंजेस से हम क्या सीख सकते हैं, ये सब हमें बताता है। जब आप सुबह उठकर सूरज की तरफ देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं या आसपास के मासूम जानवरों को देखते होंगे, तो आपके अंदर इनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो होनी चाहिए, जिसके बाद इस क्यूरियोसिटी का जवाब आपको साइंस में मिलेगा। और अगर बात मैथमेटिक्स की करें तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को डल समझते हैं, हालांकि वो खुद डल हैं। आपको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं समझना चाहिए, बल्कि मैथमेटिक्स आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, एंशिएंट ड्राइंग, साउंड रीजनिंग और क्लियर थिंकिंग की हैबिट को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसी तरह हमें लॉजिक पढ़ना चाहिए, जो एक लॉ ऑफ थॉट है, जिसके हेल्प से आपके पास एक कला होगी जिससे आप सही ढंग से सोच सकते हैं। इसके बाद आपको जूलॉजी भी पढ़ना चाहिए, जो आपको एनिमल्स की दुनिया की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी समझाएगा। जूलॉजी ये भी बतलाएगा कि इस दुनिया में इंसानों और जानवरों का आना कैसे हुआ है, और ये आपको फॉल्स बिलीफ से बचा लेगा। जैसे एंशिएंट टाइम में इजिप्शियंस और हिंदूज एनिमल्स की पूजा करते थे और अरब्स ट्री की इबादत करते थे, बल्कि उसकी जगह उन्हें उन जानवरों या ट्रीज के बारे में स्टडी करना चाहिए था, जिससे कि वो सुपरस्टिशन या फॉल्स बिलीफ से खुद को बचा पाते। इसी तरह आपको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज और मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में जानना चाहिए। और यहां से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि लाला हरदयाल ने इस बुक के पहले पेज में यह क्यों कहा था कि मुझे लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं। उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन के सब्जेक्ट को पढ़ने को जरूरी समझा है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो अपने चॉइस से तो नहीं होते हैं, मतलब लोग जहां पैदा होते हैं अक्सर उन बिलीफ पे जीना शुरू कर देते हैं जिन पे उनके पेरेंट्स चल रहे होते हैं, और यही कल्चर बहुत डेंजर है। हाँ, अगर उनके पेरेंट्स रॉबर होते तो ये बात आप खुद कहते। इसलिए जो लोग जब पैदा हुए तो उसने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जुडाइज्म अपनी आँख खुलने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, और जब ब्रेन डेवलप होने लगता है तो आप रेशनलिज्म को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी माँ बाप के बताए हुए हर बात को बिना सोचे समझे मान लेते हो, और उनको बचाने की बजाय आप भी उनके साथ सुपरस्टिशन के दलदल में फंसते चले जाते हो, फॉल्स प्रीस्ट और स्कॉलर्स के चक्कर में फंस जाते हो।
जो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए बांध कर रखता है। इसलिए आज के यंगर जनरेशन को सारे मेजर धर्मों को पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें पता लगेगा कि साइंस इससे कितना आगे है या पीछे। ऑथर कहते हैं कि अब शायद कई रिलीजियस लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हरदयाल साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसका जवाब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत से केसेस में लोग उस बात से डर जाते हैं जिसमें उनको रिलीजियस टीचर के द्वारा सिखाया जाता है कि फ्यूचर में तुम्हें हेल फायर में डाल दिया जाएगा। इस वजह से लोग खुद को बचाने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, हज करते हैं, जानवरों की बलि या कुर्बानी देते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग सूरज की भी पूजा करते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनको ऐसा करने के बजाय इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना चाहिए और उससे कुछ सीख कर ऐसे फॉल्स बिलीफ से बचना चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट, फिजिकल कल्चर। क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का सबसे पहला ड्यूटी क्या होना चाहिए? तो ऑथर कहते हैं कि हर इंसान का पहला ड्यूटी उसकी अपने बॉडी का ख्याल रखना होना चाहिए। आपको अपने हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए और सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को डेवलप करते रहें। लाला हरदयाल कहते हैं कि लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज अ शोर ऑफ बर्डन, क्योंकि तुम्हें लाइफ के हर कॉर्नर पर स्ट्रेंथ और फिजिकल स्टैमिना की जरूरत होगी। आपको फ्रांस की लोगों की तरह द जॉय लिविंग को फील करना चाहिए, तभी जाकर आपकी माइंड पे डार्क थॉट का कोई अटैक नहीं होगा। सिर्फ बीमार लोग ही ऐसे बेवकूफ़ों वाली सवाल करते हैं कि जिंदगी पूरी तरह से जीना जरूरी है। अगर आपने खुद की बॉडी को एक नॉर्मल हेल्थ में नहीं रखा तो आपका ज्यादातर टाइम बीमारी में गुजर जाएगा, जबकि टाइम भी किसी वेल्थ से कम नहीं है। टाइम लाइफ है, हमेशा और हर जगह है, लेकिन लाइफ बहुत छोटी सी है, चाहे ये 100 साल की ही क्यों ना हो। तो आपको इतनी कीमती जिंदगी को बीमार बनकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे हेल्दी होने के लिए आपको एथलीट बनने या पावरफुल मस्कुलर बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपको इस तरह के फिजिकल कल्चर को छोड़ देना चाहिए और ऐसे कल्चर्स उन प्रोफेशनल्स के लिए सही है जो पेशे से रेसलर, रनर या बॉक्सर होते हैं। आपका एम बस इतना होना चाहिए जिससे पूरी जिंदगी हेल्दी, स्ट्रेंथ, इफिशिएंसी और लॉन्गिविटी में गुजरे। इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ना जरूरी समझें। ऑथर ने यहाँ बड़े अच्छे ढंग से हमें समझाने की कोशिश की है कि जब एक इंसान कोई न्यू मोटर कार खरीदता है तो उसके मैकेनिज्म को बहुत बारीकी से समझता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने जेब से पैसे देने होते हैं, मतलब पैसे की वजह से वो उसकी कदर करता है। लेकिन ये बात तो दुनिया जानती है कि उनका पूरा शरीर या बॉडी तो फ्री में मिल गया है। क्या इसीलिए आप उसके बारे में नहीं सीखना चाहते हैं? तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है। तो प्लीज खुद के फिजिकल कल्चर को समझो और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करो। लाला हरदयाल साहब ने इस चैप्टर में हेल्दी बनने के 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं। पहला है प्योर एयर। आपको पता होगा कि आपके लंग्स को प्योर एयर की जरूरत होती है, लेकिन आजकल के सिटी में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि हेल्थ का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो कोशिश करें ऐसी जगह पे रहने की जहां पे एयर पॉल्यूशन कम हो। दूसरा, वाटर। पिंडर ने सालों पहले कहा कि वाटर हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है, और हाँ, ये हमारे लिए इनसाइड और आउटसाइड बॉडी के लिए फ्री टॉनिक जैसा है। तो कोशिश करो कि उसी वाटर से पूरे बॉडी को वॉश करो, और गर्म पानी से हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नहाना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए इतना पानी पियो जितनी बॉडी को उसकी कमी महसूस होती है। तीसरा, सनशाइन या सनलाइट। ऑथर मजाकिया अंदाज में लिखते हैं कि आपको डॉक्टर सन से यानी सूरज से अच्छी रिश्तेदारी रखनी चाहिए। ये वो डॉक्टर है जो आपके इलाज के लिए फीस नहीं लेता। सो अच्छी हेल्थ के लिए सिर्फ कुछ मिनटों तक आपकी बॉडी को हर सुबह सनलाइट में एक्सपोज करना चाहिए। और जो चौथा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस सेक्शन पे सही से ध्यान नहीं दिया तो ये आपको बीमार या बहुत बीमार बना सकता है। सो राइट फूड के लिए आपको खुद 3 क्वेश्चंस करने चाहिए। हाउ टू ईट एंड ड्रिंक एंड हाउ मच, एंड तीसरा, व्हाट टू ईट एंड ड्रिंक। थर्ड कल्चर, एस्थेटिक कल्चर। एस्थेटिक कल्चर में हम जिंदगी के उस अनुभव को महसूस करते हैं जो खूबसूरती का है।
इस कल्चर को समझने के लिए हमें थियरी एंड फंक्शन ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और म्यूजिक की खूबसूरती को पढ़ना चाहिए। जबकि हमें आर्ट के बारे में शुरुआत से ही समझना चाहिए, क्योंकि कला वो है जो हमारे इमोशंस को जेस्ट यानी जोश से भर सकता है। कई लोग साइंस और आर्ट को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस इज रिलेटेड टू इंटेलेक्ट while art appeals to emotions। जिस तरह रिचर्ड वैगनर कहते हैं, आर्ट इज प्लेजर इन इटसेल्फ इन एग्जिस्टेंस इन कम्युनिटी। मतलब आर्ट एक ऐसी फील्ड है जिसकी अपनी ही एक पहचान है, जो लोगों की जिंदगी में जोश भर देता है। इसी तरह हमें आर्किटेक्चर सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहिए। शायद आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इसका क्या फायदा होगा। देखो, जब आप स्टडी करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा दिमाग ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप अपने अराउंड वैसे ही स्ट्रक्चर देखना पसंद करोगे, जैसे टेम्पल ऑफ नाइक, कुतुब मीनार, सेंट पीटर्स चर्च की दीवारें बनी हुई हैं, और आपके माइंड में न्यू आइडियाज जनरेट होने लगेंगे। इसके बाद म्यूजिक, डांस और पोइट्री जैसे सब्जेक्ट को स्टडी किया तो हमें समझ में आएगा कि पोइट्री भाषा भले ही बहुत कम शब्दों में होती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि किसी के दिल को भी घायल कर दे। पोइट्री को आसान भाषा में समझे तो ये बस इंसानों के सजाए हुए वर्ड्स हैं, बस फर्क इतना है कि इनमें उनकी फीलिंग्स भरी होती है। लास्ट चैप्टर में लाला हरदयाल साहब ने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बातें सिखाई हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर हम इस सब्जेक्ट में फेल रहें तो बाकी चीज़ों को हम अटेन ही नहीं कर पाएंगे। हरदयाल साहब ने लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स में इथिकल कल्चर को भी डिस्कस किया है, जिसके 5 अलग सेक्शन हैं, जिसमें पहला है पर्सनल इथिक्स, द 5 सर्कल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। इथिकल कल्चर में सेल्फ कल्चर की सारी ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं। इथिक मीन्स मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। नैतिक सिद्धांत जो किसी इंसान के व्यवहार या किसी काम करने को कंट्रोल करता है या उसे रास्ता बतलाता है। क्या आप जानते हैं कि एथिक्स ही है जो हमें सारी ड्यूटी को निभाना सिखाता है। आपके सारे थॉट और एक्शन पहले और सबसे पहले एथिक्स के डोमेन में ही होते हैं। जैसा कि एक बार बहाई स्कॉलर ने मुझसे कहा, वी लिव पीसफुली अंडर ऑल गवर्नमेंट्स, तो मैंने जवाब में कहा, वी ट्राई टू रिफॉर्म गवर्नमेंट्स। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस से पता लगा कि एक एवरेज मैन या वीमेन कभी भी पूरी तरह ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, अनसेल्फिश रह ही नहीं पाएगी जिस देश की गवर्नमेंट टायरनिकल यानी अत्याचारी हो। यहाँ तक कि नोबलेस्ट सेंट भी कुछ ना कुछ पाप यानी सिन कर देगा। जिस सोसाइटी में इनजस्टिस, ऑटोक्रेसी और इनइक्वालिटी फैली हो, जिसे रोकना बड़ा ज़रूरी है और जिसके लिए आपको एथिक्स सीखना बेहद ज़रूरी है। दूसरा है पर्सनल इथिक्स। पर्सनल इथिक्स के मेनली 3 पिलर्स हैं। फर्स्ट है डिसिप्लिन, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा डेडिकेशन। ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन का काम नेगेटिव होता है, मतलब कि डिसिप्लिन का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ वो काम करने का मन ही नहीं करता हो, जो जुनून या पागलपन वाला होता है। इसलिए हमें उसे रोकने के लिए डिसिप्लिन सीखना चाहिए। डेवलपमेंट यानी हमारे बॉडी और माइंड की ग्रोथ के लिए, जो पूरी तरह हमारे सोल के ग्रोथ के लिए काम करता है। थर्ड, डेडिकेशन। डेडिकेशन के बिना आप डिसिप्लिन और डेवलपमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर ये तीनों मिल जाएं तो समझो आप इसका इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए तैयार हैं। और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हमें वो चीज़ भी सीखना चाहिए जिस पर लोग बिल्कुल गौर नहीं करते हैं, वो है पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट में जाहिल रह गए तो होगा ये, हम वैसे गवर्नमेंट को अपने देश के लिए इलेक्ट कर सकते हैं जो हिपोक्रेसी और करप्शन से भरी होती है। फिर आपकी ज़िंदगी वैसे ही हो जाएगी जैसे बिना इंजन के चलती हुई ट्रेन, क्योंकि आपने उस पर बैठने के लिए खुद ही टिकट लिया, और उस ट्रेन पर जब बैठे तो आपको पता चला कि उस ट्रेन का इंजन गायब हो चुका है। तो फिर आप खुद ही सोचो, अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं तो आपको राइट डायरेक्शन कैसे मिलेगी। देखो, पॉलिटिक्स 4 प्रिंसिपल पर बेस्ड है: डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो इसे सिर्फ मजे लेने या वोट बैंक बनने के लिए नहीं छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारे देश को राइट डायरेक्शन मिले तो तुम्हें इस प्रिंसिपल को सीखना और समझना चाहिए, और उसके बाद इसे अप्लाई करते हुए अपने देश के लिए बेटर गवर्नमेंट चुनो ताकि तुम्हारे आसपास पीसफुल इन्वायरमेंट बन सके। रीडर्स,
अगर आपने इस बुक या समरी से 1% भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं। हाँ, मैं इस बुक के पढ़ने के बाद इतना कहूँगा कि इस बुक में कुछ बातें हैं जिनसे आपको शायद खुशी ना मिले और कुछ एथिज्म से भी बातें जुड़ी हुई हैं, पर वो आपको फॉलो करना है या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इस बुक में अच्छी बातें हैं वो वाकई 1000 किताबों के बराबर है। तो आप इस बुक को खुद पढ़ें और लोगों तक शेयर करें। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। समरी देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।